आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक हो गया था कल, तो हम लोगों ने जो शुरू किया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रहा था मैं आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये कह दिए थे, कुछ पॉइंट्स बता दिए थे कॉमन उसके। ठीक है, उसी के आगे बात करते हैं। देखो, चलिए, चलो भाई, सबको गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अब। वन एस की, टू वन एस और टू एस की हमने बता दी थी। उसी के आगे अब देखो थर्ड है। अब टू पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे। अब टू पी ऑर्बिटल देखो हमारे पास क्या है, टू पी एक्स भी होता है, टू पी वाई भी होता है, टू पी जेड भी होता है ना। टू पी एक्स भी है, टू पी वाई भी है, टू पी जेड भी है। तो फिर अब हम किसको कंसीडर करें, तो उसके लिए हमें एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सिस होता है हमारा स्टैंडर्ड एक्सिस आई एन ए, जो है हमने वहां पर जेड एक्सिस को कंसीडर कर लिया था। ठीक है, इतना काम किया था। तो हम उसी के बेहाफ पे आगे बात करेंगे, उसको देखो। तो चलो पहले हम मिला रहे हैं टू पी जेड और टू पी जेड को। मान लो हमने कहा था ये एक्सिस हमारा जेड मान लो, आई एन ए जेड एक्सिस का मतलब जेड एक्सिस पर ऑर्बिटल आकर कंबाइन हो रहा है। तो देखो जरा भाई, एक ये टू पी जेड है, एक ये टू पी जेड है। दो टू पी जेड ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही नए बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग बनेगा उसमें, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे देखो। तो मैंने कहा था इसको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ बीच में पहले प्लस कर लिया करो, पहला काम। दूसरा काम जो है, ऑर्बिटल के साइन फिक्स कर लो। चलो इसका प्लस माइनस फिक्स कर लो, एक ऑर्बिटल का फिक्स कर लो, दूसरे का उसी बिहाफ पे करो। यहाँ हमें क्या दिखाना है, एडिशन दिखाना है। पहले वाले में बीएमओ बनाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, एडिशन दिखाना होता है। तो एडिशन दिखाने के लिए हम क्या करें, यहाँ साइन सेम होना चाहिए, तो इसलिए इसको माइनस करो तो इसको प्लस, है ना। ये एडिशन, प्लस प्लस मिक्सिंग इन द फेज। यहाँ में क्या दिखाना है, सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पर होगा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस के लिए क्या, ये माइनस है तो यहाँ पे साइन अपोजिट होना चाहिए, प्लस ये माइनस। अब ये दोनों को आपस में मिला दो, ये हमारा आई एन ए जा रहा है, ये आई एन ए हो गया। तो यहाँ पे देखो ये दो न्यूक्लियस हैं। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर जो है इन लोब से तो कोई मतलब नहीं, ये न्यूक्लियस है। इस लोब से तो बाहर वालों से कोई मतलब नहीं, ये प्लस प्लस ऐसे रहने दो। और ये माइनस माइनस वाले आपस में क्या होगा, मिक्स होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड माइनस माइनस ऐसे बन गया। ये वही आई एन ए है, जेड एक्सिस हमारा। यहाँ पे हम मिलाएं तो देखो ये दोनों न्यूक्लियस हैं जस्ट सपोज। तो बाहर वाले लोब से तो कोई मतलब नहीं, ये माइनस ही रहेगा, ये आपका प्लस रहेगा। और इधर इस लोब में रिपल्शन होगा, तो इन दोनों को थोड़ा सा क्या करो, रिपेल करके छोटा सा बना दो, माने मिक्स नहीं हो, इनको थोड़ा सा छोटा कर दो पहले कंपैरिजन में। और जो साइन जहां लगे हैं वो वैसे ही लगे रहने दो। तो ये हमारे ऐसे ऑर्बिटल बन गए। अब हम इसके बाद क्या, मैंने कहा था इन ऑर्बिटल का नाम रखो। नाम रखने के लिए मैंने कहा था इनको 180 पे घुमाओ। ये क्वेश्चन नेट में आया था कि 180 पर अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रोटेट करे और उसके साइन चेंज ना हो तो क्या कहते हैं। तो मैंने कहा था अगर साइन चेंज हो जाए तो अलग बात, और साइन चेंज ना हो तो अलग बात। यहाँ पे फिलहाल अगर हम इसको रोटेट करेंगे, जो साइन जहाँ है वो वैसे ही दिखेंगे। तो इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा। जिसमें साइन चेंज नहीं होता उन्हें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जिसमें साइन चेंज हो जाता है उनको हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग वो हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग के ऊपर वही एस्ट्रिक स्टार बना दिया और आगे नाम लिख दो किससे बना है, ये टू पी जेड और टू पी जेड से बना है। ठीक। अब इसमें दूसरी चीज है कि इसका दूसरा नाम है हमारा सिग्मा जीरेड, इसका दूसरा नाम है सिग्मा अनजीरेड। अब जरा देखो, जीरेड अनजीरेड की बात कल हम कर रहे थे, तो मैंने कहा था कैसे देखना है बताऊंगा। अब इसकी बात करता हूँ, जीरेड अनजीरेड देखने की। देखो,
हमारा आई जो है इन्वर्जन सिमेट्री, आई क्या है, इन्वर्जन सिमेट्री है। ठीक, अब अगर आई किसी में प्रेजेंट है मान लीजिए, तो ऐसी चीज को हम सेंट्रोसिमेट्रिक कहते हैं। सेंट्रो सिमेट्रिक, उसी को हम कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में जिराड। जिराड को ही हम लोग लिखते हैं जी से। और आई अगर हमारी किसी चीज में एब्सेंट है तो उस चीज को हम नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक कहते हैं। नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक, इसी को जर्मन लैंग्वेज में अनजिराड कहते हैं, और अनजिराड को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो ये आप किसी में भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये प्लस है, ये हमारा पी ऑर्बिटल, ऐसे डी ऑर्बिटल होता है, ऐसे एफ ऑर्बिटल होगा, सब तमाम। तो इसको देखने का तरीका क्या होता है, इसको देखने के लिए आप ये करो, जो सेंटर पॉइंट है उससे ऊपर और नीचे लाइन खींचो इक्वल लेंथ की। अगर सेम साइन मिल जाए तो वो जीराड, और सेम साइन नहीं मिले तो अनजीरेड। तो यानी जैसे इधर खींचोगे, देखो इधर सेम साइन है माइनस माइनस, इधर खींचोगे प्लस प्लस सेम साइन, तो इसका मतलब इसमें आई है, इसमें अपोजिट साइन मिल रहा है, इसका मतलब इसमें आई नहीं है। यहाँ पे तो सभी तरफ प्लस है, तो कहीं भी खींच दो आई मिल जाएगा, तो इसलिए ये वाला हमारा जीरेड होगा, ये अनजीरेड होगा, ये जीरेड। तो अगर आगे एफ ऑर्बिटल होगा तो एफ ऑर्बिटल अनजीरेड, देखो अल्टरनेट चल रहा है, जी यू, यानी जो एफ ऑर्बिटल आएगा वो आपका कैसा आएगा, अनजीरेड आएगा। वो तो हम पहले भी क्यूब में दिखा चुके हैं, आगे पीछे होते हैं क्यूब में, है ना, और साइन अलग होते हैं उसमें। तो वन जीरेड पी ऑर्बिटल ही तो होते हैं उसमें, 4 लोग आगे 4 लोग पीछे। तो इस तरीके से देखो, ये तो इसमें, अब यही चीज हमें दिखानी है मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जैसे कल हमने बनाए थे, कल हमने जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल हम लोगों ने बनाए थे, जैसे सिग्मा 1s बनाया था। सिग्मा 1s मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमारा ऐसे आया था, ये बीच में न्यूक्लियस थे और यहाँ सब तरफ प्लस था। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल जो हमने बनाया था वो हमारा ऐसे था, ये रिपेल कर रहे थे, है ना, ये प्लस ये माइनस। तो अब देखो यहाँ सेंटर से दोनों तरफ लाइन खींच के देखो आप, है ना, तो यहाँ सेंटर से इधर खींचो लाइन और इधर खींचो, आपको सेम साइन मिलेगा, अपोजिट साइन मिलेगा, जबकि यहाँ तो कहीं भी खींचो सेम ही साइन मिलेगा। इसलिए ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हमारा क्या है, जीरेड ऑर्बिटल है, इसीलिए हमने इसको जी लिख दिया, सिग्मा जी। और इसको हमने अनजीरेड है, साइन अपोजिट मिल रहा है, इसलिए इसको सिग्मा यू लिख दिया, यहाँ स्ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब सेम चीज यहाँ पर भी देखें अगर हम, तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, साइन वैसे ही हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इधर सेंटर से लाइन खींचो इधर और इधर, तो सेम ही साइन मिल जाएगा आपको, प्लस प्लस, इसका मतलब ये जीरेड है, इसीलिए सिग्मा जीरेड लिखा है। यहाँ पे क्या, इधर खींचो देखो प्लस, इधर खींचिए आप माइनस, तो साइन अपोजिट है, इसलिए ये अनजीरेड है। दूसरी चीज हमने एक लिखी थी नोडल प्लेन, इसमें नोडल प्लेन निकालने की बात कर रहे थे, इसमें 0 है, इसमें 1 है। अब देखो कैसे नोडल प्लेन कैसे देखते हैं, समझो। तो नोड एंड नोडल प्लेन, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वेव देखो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तमाम इलेक्ट्रॉन वेव मूव कर रही है। अब जो इलेक्ट्रॉन वेव है, ये जो पॉइंट्स बना रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम कहना चाहिए, 0 नहीं कहना चाहिए, जनरली लोग 0 ही बोलते हैं, तो आप भी बोल लो कोई फर्क नहीं है, लेकिन मिनिमम का मतलब 0 नहीं होता है। अब ये पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है, इसी को हम नोड कहते हैं। तो ये सब नोड है, ठीक। अब इस नोड से जो इमेजिनरी प्लेन पास होता है इसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। ये है। तो जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है फर्स्ट शेल, ये हमारा फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के चारों तरफ, देखो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा फर्स्ट शेल हो गया। जो फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के चारों तरफ,
उसकी खास बात क्या है, देखो ध्यान से देखना। ये फर्स्ट शेल है। अब जैसे सेकंड शेल हम बना रहे हैं, देखो ध्यान से। अब मान लो हम सेकंड शेल बनाना चाहते हैं, फर्स्ट शेल बना दिया, अब सेकंड शेल बनाए। तो सेकंड शेल देखो ऐसे है। अब हम ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, ये मान लो 1s ऑर्बिटल है येलो से जो बना है, जो आपका येलो से बना है, ये मान लीजिए आपका कौन सा है, 1s ऑर्बिटल हम दिखा रहे हैं। देखो एक मिनट फिर से बना रहा हूँ, देखना। ये हमारा है 1s ऑर्बिटल मान लीजिए, ठीक। ये तो 1s ऑर्बिटल हो गया, ठीक, उसकी बाउंड्री है। अब मान लीजिए हम सेकंड एस दिखाना चाहते हैं, 2s ऑर्बिटल। तो ये देखो 2s ऑर्बिटल ऐसे है, ये हमारा है 2s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, 2s। तो ये हमारा कौन सा है, 1s है, ये कौन सा है, 2s है। 1s के ठीक अंदर न्यूक्लियस है, कोई बीच में जगह नहीं खाली है। और यहाँ 2s से अगर हम देखें तो इतनी जगह ये क्या खाली पड़ी बीच में, ये खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस का मतलब हो गया यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो यही चीज क्या होगी, इसीलिए इसको हम कहेंगे नोड। इसका मतलब 2s ऑर्बिटल में नोड कितना हुआ, 1। लेकिन 1s के अंदर कोई नोड नहीं है, तो वो नोड नहीं आता, यानी 1s में कोई नोड नहीं होता। 2s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस तक गिनते हैं, तो यहाँ तक 2 है। जैसे 3s को देखोगे तो 3s ऑर्बिटल इसके भी बाहर होगा, है ना। जैसे अब यही चीज हम 3s ऑर्बिटल को देखें, तो 3s ऑर्बिटल हमारा ऐसे हो गया। तो जब 3s ऑर्बिटल यहाँ हो गया, तो ये 3s है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, नोड। तो 3s से न्यूक्लियस तक देखो कितने खाली स्पेस दिख रहे हैं, एक और एक, दो। इसका मतलब 3s में 2 नोड है हमारे पास, 2s में एक नोड है हमारे पास, और 1s में कोई नोड नहीं है। तो ये नोड होते हैं, और जो इमेजिनरी प्लेन इनसे पास होते हैं उनको हम नोडल प्लेन कहते हैं। ये जो हमने नोड निकाले ये वाले कहलाते हैं एक्चुअली रेडियल नोड। अब नोड बहुत तरीके के होते हैं, एंगुलर नोड होते हैं, रेडियल नोड होते हैं, वर्टिकल नोड होते हैं। ऐसे नोडल प्लेन भी बहुत तरीके के होते हैं, रेडिकल, वर्टिकल, नोडल। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं एंगुलर की, एंगुलर नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। बाकी सारे नोड कौन से और तरीके के होते हैं और वो कैसे होते हैं, वो आप सब क्वांटम में जब पढ़ाया जाएगा वहाँ बताया जाएगा। हमारी जरूरत सिर्फ ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में हम सिर्फ एंगुलर नोड और नोडल प्लेन की बात करते हैं। अब जो एंगुलर नोडल प्लेन है या जो नोड है, ये हमारे जनरली इनमें दोनों अलग चीज है, नोड अलग चीज है, नोडल प्लेन अलग चीज है। लेकिन एग्जाम में जनरली जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिलेट करके क्वेश्चन आए तो आप नोड और नोडल प्लेन को एक ही बराबर मान लेंगे, ठीक है। हाँ, इसी तरह पी ऑर्बिटल के भी नोड होते हैं। तो ये लेकिन एंगुलर नोडल, ये रेडियल नोडल प्लेन बता रहा हूँ मैं, सिर्फ रेडियल नोड एंड रेडियल नोडल प्लेन ऐसे निकालते। एक चीज दिखा दी, नोडल प्लेन हमारा जो एंगुलर नोडल प्लेन है वो ये वाला है जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अब इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे डिफाइन करते हैं उसको देख लो बस। हमारे काम का बस ये है, ये नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा जो अब बता रहे हैं। देखो क्या करते हैं, इनमें निकालने का तरीका क्या है कि मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए हुए उनको आप कट करके देखो, ऐसे और ऐसे। हॉरिजॉन्टल कट करो, वर्टिकल। आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट करने हैं यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में ऑब्लिक भी काटते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है। तो अब देखो, ऐसी जगह से पास करो जहां से कोई लोब ना कटे। तो देखो यहाँ से ऐसे पास कर दें वर्टिकल, तो इसका मतलब ये नोड हो गया। लेकिन अगर ऐसे पास करोगे तो ये लोब्स कट रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट रही है, तो ये वाला हमारा नोड नहीं कहलाएगा। कौन सा, ये वाला, केवल ये जो बना है वो कहलाएगा। अब इसमें देखें, हम ऐसे कट करें तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कटेगी, ऐसे कट करें तो भी कटेगी। अब एक बात याद रखो, जो नोडल प्लेन है वो हमेशा सेंटर से पास होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम यहाँ से काटना शुरू कर दो, यहाँ से काटना शुरू कर दो, यहाँ से काटना शुरू कर दो। वो हमेशा आपका जो नोड है, नोडल
जो नोडल प्लेन हमें दिखाना है वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो यहाँ है नोड, लेकिन इस वाले में ना तो ये नोडल प्लेन है ना ये है, तो इसका मतलब पहले वाले में कोई नोडल प्लेन नहीं, इसलिए 0 लिखा। यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया। ये हमारा नोडल प्लेन, एग्जाम में इसी को नोड भी कह देते हैं। जनरली नोडल प्लेन और नोड को एग्जामिनर क्वेश्चंस में एक ही बात कह के मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाना हो तो देखो यही चीज क्या हो गई हमारी नोडल प्लेन, इसमें 1 है। इसमें तो चाहे इधर से कट करके देखो चाहे इधर से कट करके देखो, वो नोडल प्लेन नहीं आएगा क्योंकि लोग कटेगा। इसका मतलब इसमें नोडल प्लेन 0, यही मैंने कल लिखे भी थे। तो ये हमारे हो गए नोड और नोडल प्लेन क्या होते हैं, कैसे निकालने हैं आपको। अब देखो फोर्थ है हमारा 2px और 2px को कंबाइन करेंगे अब हम। ठीक, अभी तो हमने 2pz और 2pz को कट किया था, बनाया था मिक्स करके। अब हम बनाएंगे 2px और 2px को। तो इसके लिए देखो INA हमारा वही है कि हमने z एक्सिस तो यहाँ पे मान लिया था, ये हमने z मान लिया। तो चलो अब की इसको x मान लो, माने परपेंडिकुलर होगा z के। पहले भी बता चुके हम ओवरलैपिंग में कि अगर हमारा जो 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया है कि 3 p ऑर्बिटल में एक p ऑर्बिटल जो होता है वो तो सिग्मा बनाता है और 2 जो p ऑर्बिटल होते हैं पाई बनाते हैं। जो एक्सिस हम इंटर न्यूक्लियर मानते हैं वही हमारा सिग्मा बनाता है। तो z वाला तो सिग्मा बना लेगा। अब बाकी जो 2 बने हैं देखो पाई बनाएंगे कैसे, यहाँ देखो जैसे एक p ऑर्बिटल ये ले ले, px ऑर्बिटल लेना ना, तो ये px ये हो गया, ऐसे px ये हो गया। तो 2 ऑर्बिटल मिला रहे हैं, एक बार वही एडिशन दिखाना है, एक बार इनका हमें सब्ट्रैक्शन दिखाना है। तो अब कैसे दिखा दो ये, ठीक। तो इसको बनाने के लिए क्या, बीच में हमने कहा प्लस लिखो, पहले वाले का साइन फिक्स कर लो, कर लिया। अब एडिशन का मतलब यहाँ सामने साइन सेम होना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन हमारे ऑपोजिट होने चाहिए। तो अब ये हमारा वही जा रहा है, INA z एक्सिस है, ये INA जो कि हमारा कौन सा है, z एक्सिस कंसीडर किया है हमने। ये हमारा वही इधर BMO बन जाएगा, एडिशन से बनना है, ये हमें BMO बना रहे हैं सब्ट्रैक्शन से। ये दोनों हमारे न्यूक्लियस हैं। तो ऊपर प्लस प्लस है तो ऊपर ऊपर एडिशन हो जाएगा और नीचे नीचे एडिशन हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये 2 न्यूक्लियस और रिपल्शन करा दो, तो ये रिपेल होके देखो ये छोटा कर दो और पीछे की तरफ घुमा दो। तो ये एक तो ये हो गया, ये रिपेल करके ऐसे हो गया। साइन दिखा दो, प्लस प्लस जो साइन जहाँ है वो वहीं दिखा दो, माइनस माइनस, इस तरीके से है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे है। कई दिन चलेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अभी बहुत बड़ी है। देखो तो ये हो गया। अब इनके नाम रखेंगे। नाम रखने के लिए सबसे पहले मैंने कहा 180 रोटेट करो। 180 देखो आप रोटेट कर रहे हैं तो माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा, यानी साइन बदल जाएगा। अभी तक साइन नहीं बदले थे, तो साइन बदल गया। यहाँ देखो यहाँ भी यही होगा, प्लस नीचे आ जाएगा, माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी साइन हमारा बदल जाएगा। तो मैंने कहा तो जब साइन बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पाई, और जब साइन नहीं बदलता है तो उसे हम कहते हैं सिग्मा। तो इसका मतलब अभी तक तो देखो सब सिग्मा बन रहे थे, अब जो है वो पाई बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस नाम हो जाएगा इसका पाई, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इसको आप पाई कह लो और उस वाले को पाई एंटी बॉन्डिंग कह लो। अब चूंकि बने किससे हैं, 2px से बने हैं, तो आगे इनका नाम क्या आगे 2px लगा दो। तो इसको कह दो पाई 2px, इसको कह दीजिए पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। ये हो गया। अब देखो इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि ये बन गया हमारा पाई। अब जीरेड अनजीरेड देखना है, तो जीरेड अनजीरेड देखने के लिए सेंटर से ऊपर नीचे देखो लाइन अगर हम खींचे तो यहाँ पे हमें साइन अपोजिट दिख रहा है। इसका मतलब पाई अनजीरेड होगा। इधर से इधर देखो लाइन खींचो, सेम साइन, इधर लाइन खींचो, सेम साइन।
तो ये हमारा जी रेड है। देखो जो सिग्मा का बॉन्डिंग था वो जी रेड था और एंटी बॉन्डिंग अनजी रेड था, जबकि यहाँ पाई में उल्टा हो रहा है। पाई का जो बॉन्डिंग है वो अनजी रेड है और पाई का जो एंटी बॉन्डिंग है वो जी रेड है, उल्टा होता है इसका। अब यहाँ पे हमें निकालने होते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन निकाल लो। तो देखो नोडल प्लेन क्या, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो आसपास करो। देखो ये आसपास कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोब नहीं कट रहा है। ऐसे मत करना, ये गलत है। यहाँ क्या है, यहाँ भी पास कर दो तो भी नहीं कटेगा, यहाँ भी पास कर दो तो भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऊपर वाले में तो यही वाला एक बचेगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन 1 है और यहाँ पे नोडल प्लेन आपके कितने हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन यहाँ पे आ जाएंगे। ये बात है। तो मेरे ख्याल में नोडल प्लेन और ये समझ में आ गया होगा इसमें। पांचवा है 2py और 2py को मिलाएं। तो ये सेम ही है। देखो z एक्सिस ने सिग्मा बना लिया, x और y इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी सेम वही बनेगा, पाई 2px, नाम बदल जाएगा बस, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। यहाँ पर भी वही पाई एन जी रेड, पाई जी रेड, नोडल प्लेन 1, नोडल प्लेन 2। नेक्स्ट देखो, अब है ना 2px हमने मिला लिया है, ये 2py मिला दिए, तो नाम में बस x की जगह y कर देना, बाकी सब वही रहेगा। अब देखो आगे, अभी तक हमने 2 ऑर्बिटल मिलाए है ना, 2 से ज्यादा ऑर्बिटल भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल हम 2 से ज्यादा भी मिक्स कर सकते हैं। 2 से ज्यादा में देखो क्या है, 2 से ज्यादा ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, मान लो हम 1s प्लस 1s प्लस 1s मिला रहे हैं, 3 ऑर्बिटल मिला रहे हैं, है ना। ये अब इसको कैसे मिलाएं, तो 3 ऑर्बिटल मिला रहे हैं, 3 प्रोबेबिलिटी है, जितने मिलाएंगे उतने नए बनेंगे, 3 से 3 ही बनेंगे। एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। कैसे, देखो पहले 3 बार तो एस लिख लो, एक बार, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, 3 टाइम्स लिख लीजिए। क्या हो सकता है भाई, कैसे दिखाएं, हमने कहा बीच में तो प्लस रखा करो, आपके लिए इजी रहेगा। आप रख कोई सा भी सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, लेकिन प्लस इजी पड़ेगा। ऑड नंबर में क्या करो, बीच में एक फिक्स कर लो साइन किसी का, चाहे प्लस चाहे माइनस। बीच वाले ऑर्बिटल का हमने फिक्स कर लिया। अब जो हमारे बाकी हैं, इनको अगर हम देखें, एक बार क्या हो सकता है भाई, एक बार ये हो सकता है दोनों तरफ एडिशन हो रहा हो। देखो यही तो हो सकता है, दोनों तरफ सेम साइन। तो एक बार क्या हो रहा है, सब तरफ प्लस प्लस हो रहा है, दोनों 2 हो रहा है, दोनों एडिशन हो रहा है। एक बार हो सकता है कि दोनों तरफ क्या हो रहा हो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ये हो रहा हो। तो दोनों एडिशन हो रहे हैं तो बीएमओ कहलाएगा, दोनों सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एबीएमओ कहलाएगा। और बचा एक, ये एक में क्या हो सकता है यार, एक तरफ एडिशन करा दो, एक तरफ सब्ट्रैक्शन करा दो, इतनी ही तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इसी को, जिसमें एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन होता है, इसी को हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो जिसमें एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन हो। ठीक, ये है। तो यहाँ पे क्या, देखो 3 न्यूक्लियस थे, 1 है ना, 1 2 3 न्यूक्लियाई थे। तो एडिशन का मतलब तो ये हो गया, सब क्लाउड जुड़ गए, प्लस प्लस सब तरफ है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सब छोटे कर दो, सब्ट्रैक्शन को ऐसे लिख दो बस, साइन यही है, माइनस है प्लस है माइनस है। और यहाँ एक तरफ तो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है सर, एक तरफ तो एडिशन और एक तरफ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, रिपेल कर दो, ये नॉन बॉन्डिंग ऐसे बनेगा। अब देखो सबके सब आपके क्या है, साइन नहीं बदलने वाले, इसका मतलब सब के सब आपके सिग्मा है। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गया हमारा, है ना। और जो बीच वाला है वो हमारा कहलाएगा सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, इसको हम सिग्मा एन भी लिख देंगे।
नॉन बॉन्डिंग। अब जीरेड अनजीरेड की बात नहीं करेंगे, नोडल प्लेन की बात नहीं करेंगे। जीरेड अनजीरेड और नोडल प्लेन की बात तब होती है जब दो ही ऑर्बिटल हो और दोनों सिमिलर हो। अगर ऑर्बिटल डिफरेंट है तो फिर हम उनकी बातें सब नहीं करते। इनको कैसे जीरेड अनजीरेड करते हैं वो हम बाद में बताएंगे। अभी का मॉलिक्यूल पर बेस्ड होगा ये, ऐसे नहीं होगा। सातवां है 2pz, 2pz और 2pz को मिला रहे हैं। तीनों एक ही जैसे मिलेंगे, अलग लोग सिमेट्री अलग हो जाएगी, वो नहीं मिलेंगे। ये आप खुद बना के देखिएगा। इसमें भी तीन बनेंगे, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि 2s और 2px को मिला रहे हैं और I जो है हमारा मान लो z है, तो ये तो s हो गया देखो, और px हमारा ये हो गया, है ना, और z एक्सिस I है। ठीक, तो अगर हम पहले देखें, बाकी बातें तो बात की बात है। तो देखो ये हमारा, अब हम एक ही बार मिला के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पहले ध्यान से, जैसे हम बात करें इसकी, ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हम, ये न्यूक्लियस है ना, ये दोनों अगर हम मिलेंगे तो दोनों को हम मिलाएं कैसे, इसको तो साइन चलो प्लस दे दें, तो फिर एडिशन दिखाएंगे मान लो, तो यहाँ प्लस, लेकिन इसमें तो एक प्लस एक माइनस ही होगा, कुछ भी कर लो, सेम साइन तो आ ही नहीं सकते थे, तो ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाने का मतलब है, अगर हम देखें ध्यान से इसे, ये ऐसे देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट तो प्लस प्लस है, यानी एक में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, और इधर है प्लस और माइनस, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, नॉन बॉन्ड, माने यहाँ पे कह लो एक तरफ एडिशन हो रहा है और एक तरफ यहाँ हमारा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर एक एडिशन हो एक सब्ट्रैक्शन हो तो नेट हमारा जो है वो क्या होता है, जीरो इफेक्ट हो गया। जीरो इफेक्ट का मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। तो इसलिए ऐसा कोई ओवरलैपिंग नहीं होता, एक्सिस हमारा जो है ये नहीं बनेगा। तो एक तरफ एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉन बॉन्डिंग है, ऐसा यूजुअली फेवर नहीं करता, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ऐसे दो ऑर्बिटल आपस में मिलते नहीं है। ये देखो, जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल और एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भाई जिसमें इन विच बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों हो, टेक प्लेस इक्वली, दोनों हो। और नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते ही नहीं है, विच डोंट ट्रांसफॉर्म completely into molecular orbital। in fact ये क्या होते हैं, in fact they have lone pairs, इन्हीं में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। कैसे, अभी बस लिखा रहने दो, अभी नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे ना तभी समझ में आएगा ये। तो अभी बस लिखे रहने दो, केवल नोट्स पर्पज से हो जाए आपका। अभी डिटेल में इनको जब हम बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको। तो ये तो फिलहाल आपके देखो ऑर्बिटल इस तरीके से आपको बनाने, बात खत्म हो गई।
अब एक चीज देखो ध्यान से, मैंने हमेशा का बीच में प्लस रखना है। आपका मन हो, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे ऐसे लिख दिया उसने, देखो प्लस माइनस और यहाँ माइनस लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है क्या बनेगा, इनसे बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, है ना। ऐसे लिख दिया क्या बनेगा इनसे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल तरीका है, पहले वाले ऑर्बिटल को आप वैसे ही बना रहने दो और बीच में आप प्लस ले आओ। तो यहाँ पर साइन बदला है तो अगले वाले ऑर्बिटल के लोब का साइन बदलो, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब सेम साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये एडिशन का केस है, और एडिशन का केस है तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे क्या करो, देखो प्लस वैसे ही दिखा रहे हैं तो बीच वाले माइनस को बदलो, तो फिर उसका अगला लोब जो है उसको भी बदलो। इधर तो प्लस है ही, बदलने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हो रही है, ये एंटी बॉन्डिंग हो रही है। तो इसलिए ओवरऑल ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं किसमें बॉन्डिंग बनेगा और किसमें एंटी बॉन्डिंग बनेगा। सिर्फ इतना करना है, जो ऑर्बिटल दिया है आपको उसका क्या करना है, बीच के साइन बदल देने। ठीक, जैसे ये दिया प्लस माइनस, और आपसे कह रहे हैं इसको यहाँ पर मिलाया माइनस प्लस माइनस, और यहाँ देखो ये प्लस माइनस क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, साइन बदलते चले जाना है जहाँ बीच में सेम नहीं है। तो यहाँ तो प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना दो। ये वाले माइनस को प्लस करो तो इसके आगे वाले लोब्स के साइन भी बदल दो, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है और ये हमारा क्या है, देखो बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये हमारा क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग हो गया। समझ में आया नहीं आया है, इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चलो अब अगली चीज है काम की, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे बन गए, इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या है। ठीक, तो आप लोगों ने दो एनर्जी के ऑर्डर पढ़े होंगे इसमें, है एक 14 इलेक्ट्रॉन तक नाइट्रोजन तक, और एक पढ़ा होगा नाइट्रोजन के बाद 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑर्बिटल के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, नाइट्रोजन तक और नाइट्रोजन के बाद में, ऐसे दो पढ़े होंगे आपने। तो वही हम भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऑर्डर जो हमारे हैं वो कैसे बनते हैं। देखो एनर्जी ऑर्डर ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगी मेरी बात क्या कह रहा हूँ। चलो यहाँ हम शो कर रहे हैं इधर एनर्जी, पहली बात तो ठीक, ये एनर्जी शो कर रहा है। चलिए एनर्जी शो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एनर्जी हम शो कैसे करें वो देखो, ऑर्बिटल की एनर्जी को कैसे शो करना है। और इधर मैं शो कर रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनसे मिलके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हम इधर शो करे दे रहे हैं। ठीक है, समझिए सर। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है, ये हो गया। और हमारे पास क्या है, 2s ऑर्बिटल है, और हमारे पास क्या है, 2p ऑर्बिटल है। अब 1s मिलकर हमारे देखो दो ऑर्बिटल बनाते हैं, एक हमारा बनाता है सिग्मा 1s, है ना, और एक हमारा बनता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s।
ऐसे 2s भी मिलके 2 बनाते हैं, एक बनता है सिग्मा 2s और एक बनता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। 2p मिलके देखो हमारे जो है सिग्मा भी बनाते हैं और पाई बनाते हैं। तो याद रखो जो सिग्मा है उसकी एनर्जी कम होती है, पहले बताएं, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे क्या बनना था, सिग्मा 2pz बना था, और हमारा बने थे हमारे कौन से, 2 पाई बने थे। पाई 2px और पाई 2py तो सेम ही थे, तो इसलिए उन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। और इधर हमारा बना ये सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, और ये हमारे दो आ गए पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से ये चलिए अब देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये तो बन गया। अब दूसरी चीज सुनो, काम की जो बात है वो अब समझने वाली है आपके लिए। एक रूल होता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर रूल। क्रॉस ओवर रूल क्या कहता है भाई, देखो जरा, क्रॉस ओवर रूल ये कहता है कि इफ टू ऑर्बिटल्स हो या कोई एनर्जी लेवल है ना, और उनकी क्या हो, हैविंग, दो चीजें सेम हो, एक तो सिमिलर सिमेट्री हो और दूसरी चीज उनकी एनर्जी सिमिलर हो। सिमिलर एनर्जीज हो, सिमिलर एनर्जीज का मतलब है जिनमें एनर्जी गैप कम हो। सिमिलर एनर्जीज का मतलब है लो एनर्जी गैप हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, देन सच ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स गेट मिक्स्ड फर्दर, आपस में फिर से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस, दैट एंड जो लो होता है बिकम लोअर हो जाता है इन एनर्जी में, एंड जो हाई है जिसकी एनर्जी हाई बिकम हायर इन एनर्जी। लो की एनर्जी लो हो जाती है, हाई की एनर्जी हाई हो जाती है। दैट इज, ऐसे लोग दे डोंट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है जैसे ये दो एनर्जी लेवल है, इनका एनर्जी गैप कम है ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी चीजें ऐसे और ऐसे ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अगर दो एनर्जी लेवल है उनके एनर्जीज में कम है डिफरेंस, तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगी, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। शॉर्टकट में कह सकते हो दैट इज दे रिपेल ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। माने देखो ये एनर्जी लेवल ये जा रहा था, तो इसकी एनर्जी देखो इतनी बढ़ गई है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एनर्जी इधर जा रहा है, तो अब ये लेवल यहाँ पहुंच गए, इसकी एनर्जी क्या हो गई, इतनी कम हो गई। तो इससे क्या होता है कि हमारा एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और एक बात हमेशा के लिए याद रखो, दुनिया जब से बनी है और जब तक है और जब तक थी, जो भी रहेगा तब तक एक ही चीज सच है, वो है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हमेशा एक ही चीज हो रही है। अब ये हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप क्या करो, पहले इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या लिखो, सिमेट्री टर्म लिखो। ये हमारा था सिग्मा अनजीरेड, ठीक है, ये हमारा कैसा था, सिग्मा अनजीरेड। ये हमारे थे पाई जी रेड, ये वाले हमारे थे पाई अनजी रेड, ये वाले हमारे थे सिग्मा जी रेड, ये हमारा था सिग्मा अनजी रेड, ये था हमारा सिग्मा जी रेड, ये था हमारा सिग्मा अनजी रेड, ये था सिग्मा जी रेड।
तो जो सिग्मा है और जीरेड है वो ही आपस में मिक्स करेंगे, सिमेट्री ये कहती है। सिग्मा जीरेड के साथ मिक्स कर सकता है, सिग्मा अनजीरेड के साथ मिक्स कर सकता है ज्यादा, पाई जीरेड के साथ मिक्स करेगा, पाई अनजीरेड के साथ मिक्स करेंगे, तो इनकी सिमेट्री बशर्ते उनकी एनर्जी गैप भी कम हो। तो इसका मतलब देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो समझा रहे हैं इसको ध्यान से समझो। तो ये वाला ये जीरेड और ये जीरेड आपस में क्या करेंगे, मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ये जीरेड और ये जीरेड आपस में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, है ना। यही तो है, जीरेड मिक्स कर सकते हैं भाई। अब देखो ये सिग्मा अनजीरेड और ये सिग्मा अनजीरेड ये भी मिक्स कर सकते हैं आपस में, है ना। ये सिग्मा अनजीरेड और ये सिग्मा अनजीरेड मिक्स कर सकते हैं, और ये सिग्मा जीरेड इस सिग्मा जीरेड के साथ। देखो दो मैंने डॉटेड बनाए हैं और एक मैं सॉलिड लाइन से बना रहा हूं, क्यों वो भी बताते हैं। तो फिलहाल क्या हो रहा है यहाँ पर, इससे क्या होगा, इस मिक्सिंग से होगा ये कि जो लो है उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, मैंने कहा, और जो हाई है उसकी एनर्जी हमारी हाइयर हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो देखो जरा ध्यान से, ये वाला लेवल ये जा रहा था, पहले लेवल बना लूं। ये था, तो देखो क्या हो रहा है, जो लो है वो और लोअर हो जाएगा, जो लो है हमारा वो और क्या होगा, लोअर हो जाएगा एनर्जी में। तो देखो जरा, यही तो हो रहा है। जैसे अब देखना, पहले हम मिक्स कर रहे हैं किसको, इस जीरेड को इस जीरेड के साथ, तो इसकी एनर्जी लो हो जाएगी। ध्यान से देखते रहो, जैसे बना रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लो हो गई, तो ये सिग्मा 1s उस लेवल पे नहीं होगा जहां होना चाहिए, उससे थोड़ा नीचे हो जाएगा। और ये इसके साथ मिक्स हुआ, ये हाई है, हाइयर हो जाएगा, ये आपका लेवल यहाँ आ जाएगा। पहला काम तो ये हो गया, ठीक, इन दोनों की मिक्सिंग हो गई। चलो इसके बाद हम किसे दिखा रहे हैं, दूसरा डॉट डॉट, इसकी और इसकी मिक्सिंग हो रही है। तो देखो ये लोअर है तो लोअर चला जाएगा नीचे, ये यहाँ आ जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और सिग्मा अनजीरेड, और ये इसके साथ मिक्स हो रहा है, किसके साथ जाके, इसके साथ, तो ये थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s सिग्मा अनजीरेड, ये हो जाएगा इतना, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा किसकी मिक्सिंग मैंने करी है, ठीक। अब ये जो बचे, एक और बची है जो सॉलिड लाइन वाली है। एक्चुअली ये जो डॉटेड लाइन से बनी है, जो डॉटेड लाइन मिक्सिंग है, ये हमारी लेस इफेक्टिव है, और जो सॉलिड लाइन से बना रहे हैं, डार्क लाइन से जो दिखा रहे हैं, ये वाली हमारी क्या है, मोर इफेक्टिव है। ऐसा क्यों है, इसीलिए उसको सॉलिड से दिखा रहे हैं। तो मोर इफेक्टिव लेस इफेक्टिव क्या है, देखो सीधी सी बात है यार, जो एक ही शेल होगा, ऑर्बिटल लगा रहे हैं, अगर हमारे सेम शेल के हैं, तो सेम शेल के ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम है, तो वहां पे मिक्सिंग हमारी ज्यादा इफेक्टिव होगी, और जो डिफरेंट शेल्स हैं उनकी मिक्सिंग हमारी वीक होगी। तो जो डॉट वाले हैं, जरा ध्यान से देखो, ये सिग्मा 1s था, 2s के साथ मिक्सिंग हो रहा है, यानी फर्स्ट शेल वाला सेकेंड शेल के साथ मिक्स हो रहा है, तो इसीलिए लेस इफेक्टिव, इसीलिए हमने इसको नहीं दिखाया, कम दिखाया मतलब। और दूसरा वाला ये था, देखो ये भी फर्स्ट शेल का है, ये सेकेंड शेल का है, तो ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट शेल के हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमारा कैसा है, लेस इफेक्टिव है। लेकिन अगर यही चीज हम देखें इस वाले में, जो अब बचा हुआ ये सेकेंड शेल का,
और मिक्स किसके साथ हो रहा है, सेकेंड शेल के साथ। तो ये मिक्सिंग इसीलिए इफेक्टिव है। अब इस इफेक्टिवनेस से क्या होगा, और ऊपर देखो किसी में मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्योंकि पाई एन जी रेट ऊपर पता नहीं पाई एन जी रेट कहाँ होगा, और ये सिग्मा एन जी रेट और ये सिग्मा एन जी रेट बहुत दूर है एक दूसरे से, एनर्जी गैप ज्यादा, इसलिए इसमें भी कुछ होने वाला ज्यादा नहीं है। तो इसलिए इनमें तो कुछ नहीं हो रहा, तो इनको तो आप ऐसे ही बना दो। ये जो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, इन्हें ऐसे लिख दो। और ऐसे यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, इन्हें भी ऐसे लिख दो, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स और पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, यानी पाई जी रेड। और ऐसे इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत होगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि जो हम उसको दिखाएं। तो ये सिग्मा टू पी जेड या सिग्मा एन जी रेड ये हो गया। अब देखो ध्यान से जरा, अब बचा जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन है उसको दिखाएं। तो ऐसा होता है कि जो स्ट्रॉन्ग है सिग्मा टू एस और सिग्मा टू पी जेड, इसका जो इंट्रैक्शन होता है तो ये एनर्जी में स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव इंट्रैक्शन का मतलब है ज़्यादा एनर्जी चेंज, लो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाने की कोशिश करेगा, हाई बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा। वीक का मतलब थोड़ा एनर्जी चेंज। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें और इसमें बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी एनर्जी एकदम तेजी से बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी कि वो देखो पाई वालों से भी ऊपर आ जाएगी। इसकी एनर्जी इनके ऊपर दिखाई देती है एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंटली क्या मतलब कैलकुलेशन में। एक्सपेरिमेंटली इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हाइपोथेटिकल होते हैं। और इसकी बात करें तो इसकी तेजी से नीचे भागेगी। तो ये देखो ऑलरेडी ऊपर बढ़ गया था, तो ये थोड़ा सा कहाँ आएगा, नीचे जाएगा। ये वाला ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, नीचे भागेगा, और नीचे भाग के अल्टीमेटली ये यहाँ आ गया। अब आप ये कहेंगे ऊपर वाला तो एक पार कर गया और ये एक पार नहीं करा, क्यों? तो देखो आप ऑर्बिटल लेवल पार तभी तो करेगा ना जब एक ही शेल का होगा। ये सेकंड शेल का था सर, और ये भी सेकंड शेल का, तो सेकंड सेकंड में आगे जा सकता है ऑर्बिटल में। लेकिन यहाँ कहोगे तुम ये 2s है सेकंड शेल का, और ये 1s के नीचे आ जाए, सेकंड शेल का ऑर्बिटल कितना भी कम हो जाए 1s फर्स्ट शेल में थोड़ा चला जाएगा। तो इसलिए हमारा ये दिखा कि यहाँ तो ऊपर जा सकता है और यहाँ हमारा ऊपर नहीं जा सकता। ये फर्क हमें इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस वाले का बहुत इफेक्टिव होता है, ध्यान रखो। और इसको फिर अब हम काट दे रहे हैं, यहाँ नाम लिखे दे रहे हैं कि ये पहले ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो अल्टीमेटली हमें ये यहाँ दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। तो अगर तुम इतने हिस्से को ध्यान से देखो तो एनर्जी का एक ऑर्डर देखें तो सब जगह वही चल रहा है, सेम। नीचे से ऊपर जाओ तो सेम ही दिख रहा है, सबसे नीचे 1s है, यहाँ भी 1s है, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, दो ऑर्डर दिख रहा है। पहली बात तो हमें एनर्जी का, और इन दोनों ऑर्डर में जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, जहां एनर्जी में हमें ऑर्डर में चेंज दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ इतनी जगह चेंज दिखाई देता है, ये जगह है। यहाँ पे पाई टू पी एक्स टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड के ऊपर है, जबकि यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड ऊपर है। तो दो एनर्जी के ऑर्डर होते हैं ये, इसका मतलब इतनी बात अब समझ में आ गई होगी कहाँ क्या है क्या नहीं है। अब ये एनर्जी ऑर्डर एक्चुअली में दिखाई किस, डिपेंड किस पे करते हैं, तो जरा देखो। देखो, तो एनर्जी के हमारे दो ऑर्डर हैं, अगर ध्यान से देखो। एक तो हमारा आया ये सिग्मा 1s आया, पहले नॉर्मल था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s हुआ, सिग्मा 2s हुआ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s हुआ, फिर सिग्मा 2pz था, फिर हमारे पाई 2px, पाई 2py थे, फिर हमारे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py था, है ना। और इधर फिर हमारा था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। एक ऑर्डर तो आया। अब दूसरे में क्या हुआ, मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग से हमारा सिस्टम में क्या चेंज आ गया, ये सब नीचे ही रहते हैं मिक्सिंग के बाद भी। जो हमें चेंज दिखाई देता है ये सिग्मा 2s एंटी, और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और यहाँ पे पाई नीचे हो जाते हैं, सिग्मा ऊपर चला जाता है, पाई 2px पाई 2py
सिग्मा 2pz ऊपर वाले में कोई फर्क, केवल एक जगह डिफरेंस आता है, इसका मतलब इतने बवाल में। ये है, इतना फर्क दिख रहा है। तो जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वो सिर्फ हमें कहाँ दिख रहा है, वो इतने पार्ट में डिफरेंस दिखता है, ध्यान रखो। बाकी ऊपर और नीचे हमारा क्या है, सब सेम होता है। ये इतने हिस्से में ही डिफरेंस है। अब जरा देखो, मैंने कहा आपसे कि जो क्रॉस ओवर रूल है, ये जो मिक्सिंग हो रही है, ये तब इफेक्टिव होती है जब हमारा एनर्जी और सिमेट्री सेम हो और एनर्जी गैप कम हो। जितना एनर्जी गैप कम होगा, ये मिक्सिंग उतनी इफेक्टिव होगी। तो जो एनर्जी, अगर मिक्सिंग देखो नहीं हो रही है या मिक्सिंग बहुत कम इफेक्टिव है, तो ये पहले वाला एनर्जी का ऑर्डर ये वाला होगा, और अगर मिक्सिंग इफेक्टिव होगी तो ये ऑर्डर होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मिक्सिंग इफेक्टिव है या मिक्सिंग इफेक्टिव नहीं हो रही है। इसमें भी अगर हम देखें तो मेन मिक्सिंग ये स्ट्रॉन्ग वाली है, जिसकी वजह से ये ऊपर गया है। इस मिक्सिंग को अगर देखो, ये s ऑर्बिटल है और ये हमारा p ऑर्बिटल है। तो एक्चुअली ये जो मिक्सिंग हो रही है, इसी मिक्सिंग को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, sp मिक्सिंग कहते हैं, sp मिक्सिंग। और s और p की एनर्जी इन दोनों पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक ऑर्बिटल। जितना ये वाला गैप कम होगा, उतना ही हमारा s और p की मिक्सिंग ज्यादा होगी, उतना ही सेकंड वाला एनर्जी ऑर्डर बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये जो मिक्सिंग है, सब इसी पे डिपेंड करती है कि एनर्जी हमारी क्या है। अगर एनर्जी कम है गैप, तो मिक्सिंग ज्यादा होगा, और एनर्जी गैप हमारा ज्यादा है तो मिक्सिंग हमारी क्या होगी, कम होगी। तो सारा बात इसी पर डिपेंड करता है। अब ये कितनी एनर्जी होनी चाहिए, तो देखो जरा, अगर हमारा ये डेल्टा ई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से ज्यादा है ना, अगर वैल्यू हमारी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से ज्यादा है, तो फिर हमारी जो sp मिक्सिंग होती है, हेयर ऐसे केस में हेयर sp मिक्सिंग, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये VBT नहीं MOT है। तो हेयर sp मिक्सिंग लेस इफेक्टिव, सारी sp मिक्सिंग बहुत कम इफेक्टिव होती है, इसलिए तब हमारा एनर्जी का ऑर्डर ये वाला रहेगा। और अगर डेल्टा ई की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम है या उसके बराबर है, तो हमारा ये गैप कम होता है। ऐसे केस में हमारी जो sp मिक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और जब ये बहुत इफेक्टिव होती है तो ये जो p ऑर्बिटल के ऊपर चला जाएगा 2pz, तब हमारा एनर्जी का ऑर्डर ये दिखाई देता है। अब ये किसमें ऐसा होता है, 10 किस्में हैं और ये किसमें है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन में है ना, फ्लोरीन में ये वाला होता है, 10 से ज्यादा गैप होता है, इसलिए उसमें एनर्जी ऑर्डर ये रहता है। और यहाँ पर जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो ये B2 C2 Li2 और N2, इसमें ये रहता है। ठीक, ये एनर्जी ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की 2s और 2p की एनर्जी निकालो। तो एनर्जी हमने जैसे उस दिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में कॉस्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखी थी ना, तो ऑर्बिटल की एनर्जी लिखी थी 2s 2p की, वो मैंने वहाँ किलो जूल पर मोल लिखी थी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल के कन्वर्ट करोगे ना, जैसे कार्बन के 2s और 2p की एनर्जी को, तो वो आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर से कम ही आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में, इसका मतलब इनमें यहाँ तक ये होता, नाइट्रोजन ही के बाद ऑक्सीजन आता है, इसीलिए जनरली लोग ये कह देते हैं कि अप टू नाइट्रोजन तक ये, और आफ्टर नाइट्रोजन ये, दो ऑर्डर कहते हैं। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, समटाइम्स पीपल कॉल्ड, दिखाई दे रहा हूँ, क्या कहते हैं कि भाई ये ऑर्डर जो है, नाइट्रोजन में चूंकि 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोग कह लेते हैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स तक ये ऑर्डर होता है, कि नाइट्रोजन में टोटल 14, और ये वाला होता है आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन।
तो ये बात लेकिन सही नहीं है। एक्चुअली ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन के नंबर पर नहीं है, ये ऑर्डर एस और पी के एनर्जी ऑर्डर की बात है, तो ये उस पर नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे नहीं है। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन के बेस पे करोगे, मैं आपसे कहूँ N2 माइनस, तो आप कहेंगे 14 + 1 = 15 इलेक्ट्रॉन होगा, तुम उसको इसमें रख दोगे, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। 14 ये नाइट्रोजन का केस है, तो नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन के डेरिवेटिव हो, चाहे वो नाइट्रोजन प्लस हो चाहे नाइट्रोजन माइनस हो, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो निकाली गई है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बेस पे निकाली गई है, इसलिए इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो 2s और 2p का गैप होता है, एनर्जी गैप, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और N2 हो चाहे N2 प्लस हो चाहे N2 माइनस हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, तो Z इफेक्टिव सेम रहेगा। तो जब Z इफेक्टिव सेम रहेगा तो हमारा वो कभी बदलेगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा सेम आएगा। इसलिए जो है N2 माइनस जो है वो हमारा 15 भले हो गया है, रहेगा वो नाइट्रोजन 14 के केस में। बहुत से लोग इसको गलत पढ़ा देते हैं और इस नाइट्रोजन निगेटिव को जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन मान के O2 F2 पढ़ा देते हैं। बहुत सारी बुक्स में भी गलत दिया है इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन। एक्चुअली वो उससे आंसर में फर्क नहीं आता, इसलिए कोई मानता नहीं है। देखो, जो बात काम की है वो ये है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये तो नॉन रियल होते हैं, तो हम इनकी एनर्जी बता भी कैसे सकते हैं? तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बता नहीं सकते, उनको केवल आइडिया लगा सकते हैं। तो एक टाइम तक तो ये होता था, तो देखो भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नॉन रियल होते हैं, लेकिन एक होती है अल्ट्रा वायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रा वायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अल्ट्रा वायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो ग्राफ होते हैं वो देखो ऐसे आते हैं, ये थोड़ी अलग तरीके की होती है, ऐसे बनाते हैं किसी भी चीज़ का, यहाँ ऐसे दिखाई जाता है, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है इनका। ठीक, तो ये जो पॉइंट्स दिखते हैं एक्चुअली, ये जो पीक्स आती हैं, पीक की हाइट यहाँ, ये एक्चुअली क्या डिनोट करती है? यही हम अगर मॉलिक्यूल की बनाए तो यही डिनोट करेंगी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हम इससे इनका कोरिलेशन डायग्राम बनाते हैं, दैट इज वी कैन फाइंड, फाइंड तो नहीं कहना चाहिए, वी कैन कोरिलेट, है ना, कोरिलेट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय दीज पीक्स। आजकल हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ये बताते हैं कि वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, नॉन रियल है तो मैथमेटिकली निकाल लो क्वांटम से, और उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है इस अल्ट्रा वायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। उस कंपाउंड जिसकी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात कर रहे हो, उसका हम क्या बना लेते हैं, यही यूवीपीएस, और यूवीपीएस बना के उसको हम कोरिलेट करते हैं। खैर वो सब रिसर्च की बातें हैं, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कैसे होता है। ठीक है, ये बात है। कोई कह रहा है सर शायद ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होता है और उसका सिग्मा नीचे चला जाता है। अरे तो इसका मतलब ये है कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी दुनिया में खोए हैं भैया। कौन है? प्रियांश जी, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, हमने क्या लिखा है ना। देखो, हमने कहा ऑक्सीजन में दिखाई है मिक्सिंग, देखना जरा क्या बोले, कहा हेयर sp मिक्सिंग लेस इफेक्टिव है, तभी तो रखा है यार। उसका एस नीचे ही है, देखो तुम, इसका मतलब देख ही नहीं रहो भैया, सही से वही लिखा है हमने, आपने देखा ही नहीं सही से। इसका मतलब भैया ध्यान से देखो क्या बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उल्टा उल्टा सोच लोगे मन में वही बैठा रह जाएगा।
अब ये सब बातें हमने देखो अभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट पे करी है। ऐसे ही हम बात करें Cl2 पे, Br2 पे, इवन सोडियम पर भी कर सकते हो, किसी पर भी कर सकते हो। तो वो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। अभी पहले इनकी बात करेंगे, बाकियों की बात हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। देखो चलो, बाप रे बाप। अब दूसरी चीज है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है। बॉन्ड ऑर्डर सिंपली क्या है? मैथमेटिकल टर्म है ये, ठीक। और कोई ऐसा इसमें खास बात नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर एक मैथमेटिकल टर्म है। इसका नंबर ऑफ बॉन्ड से कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट करता है बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली उसको डिनोट करता है, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है। जनरली लोग ये कह देते हैं बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। अब एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सर आगे जब NO का निकालेंगे एनर्जी ऑर्डर कौन सा लगेगा? तो भाई एक बात हमको नहीं समझ आती है, आगे लगेगा ना, खुद ही कह रहे हो सर जब आगे निकालेंगे। तो जब आगे निकालेंगे तो आगे ही बताएंगे, अभी क्या बताएं उसमें? अभी NO तक तो पहुंचने दो हमको, तब बताएंगे। अभी पहले इन्हीं की बात कर ले, फिर वहां तक पहुंचेंगे। अभी बहुत दूर तक पढ़ाएंगे MOT, चिंता मत करो। थोड़ा वेट करो, धीरज रखो, सब्र करो। देखो पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी MOT। अब बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला तो आप सबको पता ही है, उसमें हम क्या बताएं। नॉन बॉन्डिंग समेशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस समेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्डिंग के सारे इलेक्ट्रॉन गिन लो, एंटी बॉन्डिंग के उसमें से गिन के माइनस करिए, 2 से डिवाइड करिए, बॉन्ड ऑर्डर आएगा, है ना। बॉन्ड एक फोर्स है, डंडा नहीं है, इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं होता है। लेकिन जनरली अगर बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट वैल्यू आ जाए तो आप कह लीजिए, जनरली हम कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर पे कह लो, चलता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं। चलिए सर, क्या पूछ रहा, कौन ये किस बुक में मिलेगा? यहाँ मैटरू ने बहुत गलत पढ़ाया है कि कोई रेफरेंस, पता नहीं क्या लिखा है। कौन सी बुक बताएं? सारी बुक में दिया है तो, है ना। ये तो सारी बुक में ही लिखा है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब तो कहीं नहीं कुछ लिखा है। अरे तुम लोग सब कमाल ही हो यार मेरे। अब अभी हमने कहा कि NO का बाद बताएंगे। अब एक क्वेश्चन अगला कोई डाल लेने हैं जी कि सर O2+ का कैसे बनेगा। अरे आगे आने दो भैया, सब्र तो करो, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अब सब अपनी कथा सुनाते रहो पहले से ही। अरे पहुंचने दो हमें वहां तक, जब ये खत्म हो जाएगा ना, मन में कुछ नहीं बचेगा क्वेश्चन, सच बता रहे हैं। पहले हमें पढ़ाने दो, अभी हमने वहां तक पहुंचा ही कहाँ जो हम आपको बता दें। अब बीच बीच में बताने से कोई फायदा नहीं हो, तो सीक्वेंस में ही चलेगा पढ़ाई। तो फिलहाल देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देखो क्या आएगी। पहली बात, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है 1 2 3 4, कोई कंप्लीट नंबर आएगा। ऐसा आने का मतलब है कि नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है। अब जो एंटी बॉन्डिंग है वो हाई एनर्जी को डिनोट करता है, और बॉन्डिंग जो है वो लो एनर्जी को डिनोट करता है। इसका मतलब जो है कि भाई हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 आने का मतलब है, दैट इज, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, पॉजिटिव कंप्लीट नंबर, तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसा है तो ओके है। तो ऐसा होना ओके है। अब मान लो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या है, उल्टा हो जाए, है। ऐसा होने का मतलब होता है कि दैट इज, इसका मतलब ये है, अट्रैक्शन हमारा जो है वो रिपल्शन से ज्यादा है।
तो ऐसा होना तो अच्छी बात है, बॉन्ड का तो मतलब ही अट्रैक्शन है, तो बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन ज्यादा हो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम रिपल्शन कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में होना अच्छी बात है। लेकिन अब अगर करें निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बॉन्डिंग में कम है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है और अट्रैक्शन कम है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा, नो बॉन्डिंग। तो इसीलिए नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसको बल्कि ऐसे लिखना चाहिए, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, बट समटाइम्स, ये तुम्हारे अलग से बता रहे हैं, बट इन सम केसेस नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर भी हो सकता है। नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर मे बी पॉसिबल। किसमें हो सकता है? इन हैवी मेटल्स में हो सकता है, और इन फोटोकेमिकल चेंज में, फोटोकेमिकल चेंज में हो सकता है, इन एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। कैसे हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। सम टाइम, लेकिन बहुत रेयर। इन जनरल कोई पूछे कि बताओ क्या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होता है, तो आप इन जनरल आंसर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। ये रेयरली है, तो इसलिए कोई ऐसी इसकी बात नहीं है कि आप कहो। अब दूसरा है कि मान लो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो, तब फिर हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 आएगा। दैट इज फिर क्या होगा कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। तो इन जनरल लोग ऐसा कहते हैं, हम भी वही लिख दे रहे हैं, इन जनरल पीपल से क्या कहते हैं कि सच कंपाउंड्स आर, सच कंपाउंड्स ऐसे लिखते हैं, डोंट एग्जिस्ट लोग लिखते हैं ना। जैसे आगे पढ़ेंगे He2 का, तो He2 का 0 आता है तो लोग कहते हैं He2 नहीं होता दुनिया में। अब ये लिखते हैं लोग, बकवास है ये सब यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका करेक्ट टर्म क्या है वो भी जान लो। हमें ये कहना चाहिए, एक्चुअली में अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो उसके लिए पहले एक बात ये जानो कि बॉन्ड कौन सा है। बॉन्ड हमारे दो तरीके के होते हैं, हमने पहले ही दिन बता दिया था चैप्टर के शुरू में ही। एक होते हैं केमिकल बॉन्ड, और एक होते हैं फिजिकल बॉन्ड, है ना। केमिकल बॉन्ड वो होते हैं जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 60 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है, और ये वो जिनकी 60 से क्या होती है? कम होती है। फिजिकल में हमारे आते हैं, मैंने आपको कहा था, वॉन्डरवाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आते हैं। और यहाँ सब वही आते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, जो भी पढ़ते हो, आयनिक, कोवेलेंट, और जो भी सुनते सब इसी में आते हैं। तो एक्चुअली हमें ये कहना चाहिए, हेंस हमें क्या कहना चाहिए, जो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट करता है कि देयर विल बी नो केमिकल बॉन्ड। ये कहना चाहिए कि वहां पे केमिकल बॉन्ड नहीं है सर। अरे फिजिकल बॉन्ड तो हो ही सकता है, बट फिजिकल बॉन्डिंग में टेक प्लेस, फिजिकल बॉन्डिंग में टेक प्लेस हो सकती है, फिजिकल स्पीशीज हो सकती है, केमिकल बॉन्ड स्पीशीज नहीं हो सकती, लेकिन फिजिकल बॉन्डिंग की स्पीशीज हमारी हो सकती है। वो कैसे हम अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे, समझाएंगे, उसकी चिंता मत करिए आप, वो सब तो हम आगे बताएंगे आपको। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है ये सब। चलो पहले तो यही खत्म हो जाए, तब कुछ आगे बात हो ना।
तो इसका मतलब देखो कुछ और बातें, यहाँ पे एक देखो बीई लिखता हूं मैं, कभी कभी बीडीई लिखता हूं, इसका मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कहीं कहीं हम टीएस लिखेंगे, इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी। ये सब टर्म बार बार आएंगे, इसीलिए मैं अभी लिखे दे रहा हूँ शॉर्टकट, बड़े बड़े बार बार नहीं लिखूंगा भाई है। आई कहीं आ जाए, इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। और एनर्जी हम जानते ही हैं क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा होता है, और 1/लेमडा को हम न्यू बार कहते हैं। न्यू बार जो है ये 1/लेमडा, और इसे हम कहते हैं वेव नंबर। इसका सही नाम है वेव नंबर, लेकिन लोग इसको जनरली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड। वेव नंबर हालांकि अलग चीज है, लेकिन यही बोला जाता है इसको। दूसरी चीज देखो, जो अब समझो ध्यान की बातें, देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो एटम के बीच में, बिटवीन टू एटम्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सीधे सीधे इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। और जो चीज देर से टूटेगी, तो उसकी इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी क्या हुई, ज्यादा। तो थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर में ये रिलेशन है। और जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो वो चीज पास होगी, क्यों, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास होगा, तो बॉन्ड लेंथ हमारा जो है वो कम आएगा। तो बीएल यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ। और देखो हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक लॉ ये कहता है, अभी आगे पढ़ोगे भी, फिजिक्स में 11th 12th में पढ़ाया भी जाता है, कि वेव नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के अपॉन म्यू, है ना। यहाँ पे के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकलता है। और म्यू जो है इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास, ये होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये रिड्यूस्ड मास होता है। तो जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, उतना फोर्स कांस्टेंट हमारा ज्यादा है। इसका मतलब न्यू बार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी जो है उतनी ही ज्यादा होगी। ये सब आगे काम आएंगे ना ऑर्डर अरेंज करने की, इसीलिए बता रहे हैं ये सब। अब एक चीज है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है ना। इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, बॉन्ड ऑर्डर और इसमें। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हैज नो रिलेशन, है ना, विद किसके साथ, दो चीजों पे डिपेंड करती है भाई। जितना z इफेक्टिव ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती, जानते हो 11th 12th में पढ़ा होगा। और जितना साइज हमारा छोटा होता है, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ये भी आपने 11th 12th में पढ़ा है। नेट के सिलेबस में भी है, पीरियोडिक टेबल कभी कभी क्वेश्चन आता है। इन जनरल देखो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ए है, ये है तमाम, है ना।
तो ये हमारा मान लो न्यूट्रल एटम है ना। अब इस पे प्लस बढ़ाते चले जाओ, तो जितना प्लस बढ़ाते हैं हम साइज हमारा उतना क्या हो जाता है, कम होता है, और जितना माइनस बढ़ाते हैं तो साइज हमारा उतना क्या होता है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इधर से इधर हमारा क्या हो रहा है, साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। ठीक, ये इनकी बात होती है। दूसरी चीजें देखो और समझ लो, सब पहले तुम्हारा बेसिक क्लियर कर दें तब फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहुंचेंगे। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये दो तरीके की होती है। आपने आज तक एक तरीके एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी ही नहीं पढ़ी होगी ढंग से आज तक अब, लेकिन चूंकि पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा नहीं रहे जो तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी सुधारें बैठ के। आयोनाइजेशन एनर्जी तो वैसे हम देख रहे हैं देश में आधे लोग गलत पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, भगवान ही जाने। किताब कभी पढ़ते ही नहीं, हमें लग रहा है वो छोटी मोटी किताब पढ़ लेते हैं, उसी पढ़ पढ़ सत्यानाश करे रहते हैं सबका। आधे लोग तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं जानते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी निकालने की बात करो, आयनाइजेशन एनर्जी निकाल के दिखाओ, सब निकाल भी देते हैं। और सच्चाई है आयनाइजेशन एनर्जी जैसा कोई टर्म भी नहीं होता दुनिया में। चलो जाने दो, खैर यहाँ यही चलाओ। देखो, एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है एटॉमिक, जो आप लोगों ने पढ़ी है हमेशा, एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक आयनाइजेशन में जैसे नाइट्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक कहलाती है। दूसरी होती मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मॉलिक्यूल की होती है। तो जैसे नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, N2 एक क्या है, एटम है, तो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसको हम मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, देखो सर, बेसिक क्या कह रहे हो, बेसिक इनऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक पढ़े, उसके लिए जो है बहुत सी बुक आती है। जनरली एक ही बुक में सब नहीं सही दिया होता है, जिन बुक्स में कम चैप्टर होते हैं ना वो ज्यादा अच्छी होती है, या पर्टिकुलर एक चैप्टर की बुक हो तो बहुत ही अच्छी। ये बात है। जैसे जो वेस्पर थ्योरी हमने आपको पढ़ाई, मैंने आपको वेस्पर थ्योरी किससे पढ़ाई है ना, मैंने आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ाई, जिन्होंने वेस्पर थ्योरी दी किसने, गिलेस्पी और नाइहोल ने। उन लोगों ने किताब भी लिखी, उस किताब का नाम ही वेस्पर थ्योरी है ना। मैंने आपको उस बुक से पढ़ाई है, वेस्पर थ्योरी की बुक से ही पढ़ाया सीधे। ऐसे पीरियोडिक टेबल की बुक्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल के तो एक हमारी बुक आती है, हमारे नाम से पढ़ना चाहो अमेजोन पे मिलती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी बुक का नाम है। केवल इसमें पीरियोडिक टेबल ही है। अमेजोन पे मिल जाएगी, आपको लेना चाहें तो मिल जाएगी, है। बुक का नाम ही है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक, हमारे नाम से मिल जाएगी आपको। चलिए, और देखो फिलहाल यहाँ देखो, फिलहाल ये सब छोड़ो, हम बुक की क्या करोगे हमारी, हम तो खुद ही लाइव पढ़ा रहे हैं तुम्हें। फिलहाल यहाँ देखो, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए। ये मॉलिक्यूलर आयनाइजेशन एनर्जी है, तो यहाँ भी देखो ऐसा ही है, ए है, ए प्लस है, ए माइनस है, ए जीरो है, इधर से इधर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है,
आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, चाहे मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होगा। ये माइनस है ना, न्यूट्रल है, प्लस है, तो इधर से इधर भी यही होगा, जेड इफेक्टिव जो है हमारा वो बढ़ेगा, इसलिए यहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एटम हो चाहे इसकी हो, दोनों में सेम मॉलिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है हमारा वो सेम चलता है। ठीक, और देखो अब एक चीज होती है उसको भी समझ लो, यहाँ पे एक वर्ड है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनमें सेम एलिमेंट होगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीन बातें है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें H2 प्लस H2 माइनस, तो सब में हाइड्रोजन ही है, दो ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो आइसो स्टीकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी आइसो लगा रहता है, कभी कभी खाली स्टीकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये O2 प्लस, O2 माइनस, O2 न्यूट्रल, O2 2 प्लस, O2 3 प्लस, है ना, 2 माइनस, ये सब भी स्टीकियोमेट्रिक है। लेकिन O2 एंड ओजोन ये नहीं है, क्योंकि इनमें एटम्स का नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर हमारा एटम का नंबर डिफरेंट है। लो भाई, ये तुम्हारा एमओटी का बेसिक सबक खत्म हुआ। ठीक, यहाँ पर अब दूसरी चीज आके शुरू होगी। एमओटी अभी बाद में शुरू करेंगे, अब इससे पहले एक चीज और, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया मैंने एमओटी का आपको। देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, अब एमओटी का जो सबसे बड़ा सक्सेस एक्चुअली क्या है, दो चीजों का एमओटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एक कलर स्पेक्ट्रा को, और एक मैग्नेटिज्म को। तो अब फिलहाल हमारा स्पेक्ट्रा की बात, कलर की बात हम करेंगे। तो हम देखो जरा, कलर को एक्सप्लेन कैसे करें, तो सर ध्यान से देखो, थोड़ा सा पहले कुछ और बातें। यहाँ पे देखो एफएमओ अप्रोच, फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच। एफएमओ का मतलब होता है फ्रंटियर मॉलिकुलर अप्रोच। ये दी थी हॉफमैन ने थ्योरी, हॉफमैन वुडवर्ड की थ्योरी है, मेनली हॉफमैन की थ्योरी है ये। एफएमओ क्या होता है? फ्रंटियर का मतलब फ्रंट पे, माने वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो कहाँ है, एट द फ्रंट है। फ्रंट का मतलब जो बाहर है, बाहर का मतलब वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हर रिएक्शन में एक ही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, या तो दो या तो लो। तो एफएमओ थ्योरी ये कहती है कि जो फ्रंटियर मॉलिकुलर्स होते हैं,
माने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रंट पर है, वो दो टाइप के नाम होते हैं उनके। एक को हम होमो कहते हैं, एक को हम लूमो कहते हैं। हाईएस्ट occupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital। इसके अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं कभी कभी, लोमो, ये लेकिन फ्रंटियर ऑर्बिटल नहीं कहलाते, ये होते हैं लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सोमो, सिंगली occupied molecular orbitals। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ दो माने जाते हैं, होमो और लूमो। ठीक, ये ध्यान रखो। देखो जरा समझो क्या कह रहा हूं, कि जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, ये तमाम बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक मॉलिक्यूलर। जैसे मैंने कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल इनफाइनाइट होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमेशा कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सिर्फ उतने की बात करेंगे जितने की हमें जरूरत है, होंगे तो इनफाइनाइट। देखो ये वाले हमारे फील्ड हैं, ये सब कैसे हैं? खाली है। अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो जो भरे हुए हैं, इन भरे हुए में सबसे ऊपर ये वाला ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल नंबर 3 जो है, ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि कैसा? फील्ड माने ऑक्युपाइड है, और एनर्जी में भरे हुए में सबसे ज्यादा है। 1 2 3 में इलेक्ट्रॉन भरा है, और 3 वाला सबसे ज्यादा एनर्जी का, इसीलिए इसी कहेंगे हाईएस्ट है, ऑक्युपाइड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये वाला हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि खाली है, अनऑक्युपाइड, और खाली में सबसे नीचे एनर्जी का है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लूमो कहेंगे। ये मतलब होता है। फिर से देखो, जैसे कई सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सब, यहाँ भी वही एनर्जी का बढ़ता ऑर्डर है, ये सब भरे हुए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे नीचे का ऑर्बिटल है, ये वाला, ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो भरा है और सबसे नीचे है, इसे हम लोबो कहेंगे। ये दोनों हमारे एफएमओ हैं, ये वाला नॉट एमओ, एफएमओ। फ्रंटियर में सिर्फ हमारे होमोलूमो आते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इधर क्या, यहाँ पर भी यही है, ये हमारा लोमो है, कहने का मतलब ये एफएमओ नहीं है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा यहां से समझो, थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है, उसको सही से कर दूं, बाकी एग्जाम के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्या मतलब है? एक्चुअली जो है, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। इनफैक्ट वर्ड ये काहे के लिए उसने यूज करे थे? टू डिनोट इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिनोमिना को, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड दिए गए थे। तो होमो वर्ड का एक्चुअली में मतलब होता है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देगा। लूमो का मतलब है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन लेगा, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मतलब होता है। तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं।
इसमें बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा हूं? ये सिस्टम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो आप खुद ही बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या अभी इसमें जा सकता है? भाई इसी में जाएगा, इसमें क्यों जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाना चाहता है? लो एनर्जी में जाना चाहता है ना? तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा? नीचे वाले ही ऑर्बिटल में आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो इसका अंदर इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है? ये वाला ऑर्बिटल ले रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो जो 3 नंबर वाला ऑर्बिटल है वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि एनर्जी में कम है। तो इसलिए 3 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ले रहा है, इसलिए यही लूमो है, क्योंकि जहां ले वो ऑर्बिटल लूमो। अब मान लो इलेक्ट्रॉन देने की बात आए, तो यार पहले तो इलेक्ट्रॉन वहीं से जाएगा ना, देगा भी यहीं से ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, अंदर थोड़े दे देगा, पहले तो बाहर वाली एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो देगा भी यही। इसका मतलब यही क्या है? होमो भी है। और चूंकि इस होमो लूमो में एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगली ऑक्युपाइड है, इसलिए यही हमारा सोमो भी है। तो यहां पर होमो, लूमो, सोमो सब एक ही है? लूमो का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिल्कुल जीरो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हो। लोगों को मन में ये लगता है कि लूमो का मतलब होता है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खाली होना, जीरो होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लूमो का मतलब होता है कि वो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोन पेयर ले सकता है। बात मेरी ध्यान से समझो, लूमो का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन ले वो लूमो है। ये नहीं कह रहा है कि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन ले। अरे यार अगर 2 भी देते, मान लो, तुम खुद ही सोचो, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन देते तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, एक यहाँ जाता, दोनों ऊपर थोड़े चले जाते, तो भी तो यहाँ आता, तब भी तो पहला इलेक्ट्रॉन 2 में एक नीचे एक ऊपर आता। तो इसलिए लूमो का मतलब है वो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये बहुत लोग गलत करते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। तो इस लूमो यही है, यही इलेक्ट्रॉन आएगा, यहीं से जाएगा, यही होमो है, यही सोमो है। इसमें सब कुछ हमारा सेम होगा, यही करेक्ट टर्म है सर यहाँ पे। लेकिन जरा बट इन पेरिसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक जब हम आपको पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जैसे यही होता, मान लो यही सिस्टम, यही सिस्टम मान लो जो हम पेरिसाइक्लिक में पढ़ाएंगे, तो ये वाला जो होमो है, तो ठीक उसके ऊपर वाले को लूमो कहते हैं। पेरिसाइक्लिक में होमो के ठीक ऊपर वाले को लूमो कहते हैं, ध्यान रखो, वहां थोड़ा अलग है। पेरिसाइक्लिक में वजह क्या है? वहां एक्चुअली रिएक्शन किसी और तरीके से रूल से फॉलो करती है, इसलिए हम वो बात अलग करेंगे। कैसे होता है वो तो हम बाद में बताएंगे आपको पेरिसाइक्लिक में। सच जो है वो यही है जो हमने अभी आपको पहले बताया। इसको ध्यान से समझ लो, नहीं समझ में आया फिर से पूछ सकते हो। तो ठीक है भाई, जैसे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाएंगे तो ये आएगा, ठीक? तो ये हमारा ऑक्सीजन का क्या है? होमो है। अब मान लो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो भाई आप खुद ही सोचो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अगर हम इसी को देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अरे एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, ये O2 निगेटिव बनेगा। एक्सपेरिमेंटली ये पैरामैग्नेटिक है, और एक्सपेरिमेंटली ये जो चीज होती है डायमैग्नेटिक होती है। डायमैग्नेटिक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए, तो इसका मतलब जो हमने ये बनाया यही सही है। तो इसका मतलब इसने इसी में ही तो लिया, तो यही हमारा क्या है? लूमो। तो देखो O2 का जो होमो है वही उसका लूमो भी है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा, मान लो ये बनाए O2 प्लस, तो O2 प्लस में देता भी यहीं से है। तो जहां से दे रहा है वहीं ले रहा है, तो यही होमो है, यही सर लूमो है इसका। ऐसा थोड़े ना को ऊपर चले गए। होमो लूमो का ये बिल्कुल मतलब नहीं है खाली ऑर्बिटल भरे ऑर्बिटल। होमो लूमो वर्ड
हॉफमैन ने दिए थे। रिएक्शन कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, ये मतलब होता है इसका। बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, इसीलिए बता रहा हूं। जैसे ये है, ये रिएक्शन हो, तो हम लोग जानते हैं रिएक्शन होती है, ये बनता है साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन, इथाइलिन दे रहा है, और कौन से दे रहा है, अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये इसका क्या हुआ, दे रहा है ना होमो, और ये कौन है, ले रहा है, ये कौन है, लूमो। एक्चुअली लोग गलत इसलिए करते हैं गड़बड़ कि वो होमो लूमो टर्म जो हॉफमैन ने दिए थे, 2 स्पीशीज के लिए दिए गए थे। एक स्पीशीज ये, 2 चीजों के बीच रिएक्शन हो, तब होमो लूमो है। लेकिन हमने जो लिखा है यहाँ, वो एक ही चीज के लिए लिखा है, तो एक ही चीज में होमो और लूमो, एक ही सिस्टम भी काम कर सकता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा जी, बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ये पेरीसाइक्लिक में अलग रखना ध्यान से सर, ठीक है। नॉन एफएमओ कहाँ लिखा मैंने, एफएमओ सिर्फ होमो और लूमो को कहते हैं। होमो लूमो के अलावा जो भी ऑर्बिटल होंगे वो सब नॉन एफएमओ कहलाएंगे, यही तो कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, होमो लूमो टर्म ही लोग गलत पढ़ते हैं, पढ़ाते भी है लोग उल्टा सीधा, पता नहीं भगवान जाने क्या है। सब बुक में दिया, तो हम अपने घर से थोड़े नहीं पढ़ा रहे हैं। इतने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो मंगल ग्रह पढ़ा रहे होते, यहाँ थोड़ी नहीं पढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, अब आगे सुनो, ये सब बहुत मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, वो मैं आपकी सही करे दे रहा हूँ। इसके बाद एक टर्म है एम, एम माने 2s+1। एम को क्या कहते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहलाता है, एस क्या है, टोटल स्पिन, ये टोटल स्पिन है, ठीक। एम की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 भी आ सकती, 2 भी आ सकती, 3। 1 आए तो उसको हम सिंगलेट की स्टेट कहते हैं, 2 आए तो उसे डबलेट कहते हैं, 3 आए उसको ट्रिपलेट कहते हैं, कुछ भी आ सकता है। चलो बस इतना बताना था हमें, होमो लूमो और ये सब हो गया। अब हम चलते हैं स्पेक्ट्रा पे, फिर एमओटी का नंबर तो हमें लग रहा कल ही आएगा, अभी तो पहले स्पेक्ट्रा ही की बातें हो जाए, क्योंकि एमओटी में हम स्पेक्ट्रा और ये सब टर्म सिंबल एक साथ पढ़ाएंगे, वरना में 2 बार पढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए यहीं पे पढ़ाए दे रहे हैं। देखिए अब आ जाओ जो हमारा टॉपिक चल रहा था, चलिए सर। टर्म सिंबल है ना, फाइंडिंग टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे, इसके रूल्स क्या हैं देखो। पहला रूल, पहला रूल सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड करो, दूसरे नंबर पे एंड फाइंड करिए आप होमो। हमेशा टर्म सिंबल जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, हमेशा होमो का ही निकाला जाता है। बाकी एग्जामिनर की मर्जी है, वो किसी का भी निकलवा सकता है आपसे। तो फिलहाल आपको होमो का ही निकालना है। सबसे पहले आप होमो निकाल लीजिए। होमो क्या भी हम बता ही चुके हैं आपको कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट है, इसके बाद आपको क्या फाइंड करना होता है, फाइंड मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद आप निकालिए 2s+1m, मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है, ठीक। अब मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालो, जैसे मान लो 2 ऑर्बिटल है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसका स्मॉल एस हो गया प्लस हाफ, स्मॉल एस हो गया प्लस हाफ, तो इसलिए कैपिटल एस हो गया प्लस हाफ इक्वल टू 1। इसलिए कैपिटल एम जो आ जाएगा 2s+1, यानी 2 इंटू 1 + 1 इक्वल टू 3। जैसे मान लो 2 ऑर्बिटल हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे भरे,
तो एक हुआ प्लस हाफ क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज माइनस हाफ, और क्लॉक वाइज प्लस हाफ। तो कैपिटल एस हो गया प्लस हाफ, सबको ऐड कर दीजिए, माइनस हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू प्लस हाफ। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, प्लस हाफ। तो हमारा मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस 1 इक्वल टू 2, है ना। इस तरीके से हम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे भी दिया हो वैसे आप निकाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो दो ऑर्बिट, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल मान लो ऐसे दिखा है, दो ऑर्बिटल यहाँ पे ही दो इलेक्ट्रॉन भरे, तो यहाँ भी कैपिटल एस प्लस हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0, इसलिए m जो है हमारा 2s प्लस 1 से कितना आ जाएगा 1। मान लो हमारा दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे भरे हुए हैं, तो कैपिटल एस क्या हुआ प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो यहाँ भी हमारा m जो है वो कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक, चलिए कैपिटल एस को हम क्या कहते हैं, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल एस होता है ना स्पिन क्वांटम नंबर, और कैपिटल एस उन सबका समेशन है, इसको हम टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। चौथा पॉइंट, इसके बाद आप क्या करेंगे, जब m निकल आए तो फाइंड l। l क्या है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर निकालते हैं। l क्या होता है, समेशन ऑफ स्मॉल एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को ऐड कर दीजिए तो उसे हम कैपिटल एल टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले हमें स्मॉल एल पता होना चाहिए। तो देखो सर, स्मॉल एल कैसे लिखेंगे, देखो एक ऑर्बिटल है मान लो, ध्यान से देखते रहो। मान लीजिए हमारे पास दो ऑर्बिटल है होमो में, मान लीजिए होमो में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, मान लीजिए होमो में हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, आपको खैर 1 और 2 ही मिलेंगे, 4 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, कितने भी हो सकते हैं। तो स्मॉल एल जो होता है वही जो बचपन में पढ़ते थे माइनस एल से प्लस एल तक, एम जो लिखते थे वही होता है। तो ये हमारा एक ऑर्बिटल है तो 0 होगा, दो है तो एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ, किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस लिख लो, उससे फर्क नहीं होता है। चाहे माइनस एल से प्लस एल बोलो चाहे प्लस एल से माइनस एल बोलो, उससे कोई फर्क नहीं है। फिर सी जो है, यहाँ क्या होता है स्मॉल एल प्लस 1, जब ऑड नंबर में ऑर्बिटल होंगे, ऑड नंबर में 1 हो 3 हो 5 हो, तो बीच वाला ऑर्बिटल 0 ही आएगा। और इवन नंबर में जैसे 4 है 2 है, तो यहाँ पे +2 +1 -1 -2, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अब ये देखो 5 है ऑड है, तो +2 +1 0 -1 -2 6 हो जाएंगे, तो वहां भी 0 नहीं होगा, +3 +2 +1 -1 -2 -3। इस तरीके से तो पहले तुम एल की बात करेंगे, स्मॉल एल, स्मॉल एल पहले निकालो। अब हम निकालेंगे क्या, कैपिटल एल कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो, जैसे मान लो दो ऑर्बिटल है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ये, तो पहले स्मॉल एल लिखो, इसका +1 है इसका -1 है, तो कैपिटल एन क्या होगा, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर दो, एक +1 में एक -1 में, ये हो गया 0। अब कैपिटल एल की वैल्यू जो है वो 0 भी आ सकती, 1 भी आ सकती, 2 भी आ सकती, 3 भी आ सकती, 4 भी आ सकती, कुछ भी आएगी। यहाँ पे जो है जनरली 0 1 2 ही आपको मिलेंगी, कैपिटल एल की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। और इसी हिसाब से इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो 0 आए तो उसको हम सिग्मा कहते हैं, 1 आए तो कैपिटल पाई, है ना, 2 आए सिग्मा पाई डेल्टा, है ना, सिग्मा पाई डेल्टा, 3 आए तो फाई कहेंगे, क्या कहेंगे, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, इसको ओमेगा कहते हैं। ये तो मैं बता रहा हूं, और अभी कोऑर्डिनेशन में सर पढ़ाएंगे तब 0 को एस कहेंगे, 1 को पी कहेंगे, 2 को डी कहेंगे, 3 को एफ कहेंगे, है ना, एस पी डी एफ जी एच ऐसे चलेगा। ये चलेगा किसमें, इन कोऑर्डिनेशन में, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाएं।
और ये पढ़ाना है आपको, पढ़ना है किसमें, इन डाई एटॉमिक स्पीशीज में। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो ये वाले चला रहे हैं, ठीक। ये कोऑर्डिनेशन में सर पढ़ाएंगे वो चलाना। तो कैपिटल एल जीरो का मतलब हो गया दैट इज एस टर्म होगा, ये सॉरी सिग्मा टर्म होगा। क्या होगा ये, जीरो किस में आता है, कैपिटल सिग्मा, तो ये आएगा दैट इज कैपिटल सिग्मा टर्म। एक एग्जाम्पल देखो, दूसरा देखो, मान लो हमारे पास यही दो ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे भरे हुए हैं। तो L क्या हुआ, ये वही +1 -1। तो कैपिटल L क्या हुआ, ये दो ऑर्बिटल +1 वाले में, तो +1 को दो बार लिखिए, ये -1 में यहाँ लिखो, तो कितना आ गया, +1 बचा। और 1 कौन सा है, पाई है, इसका मतलब ये हो गया पाई टर्म, कैपिटल पाई, है ना। इस तरीके से हम देखो क्या आएगा, सिग्मा पाई। तीन ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, अगर तीन ऑर्बिटल है, मान लो यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे, है ना, ये भरे हुए, मान लो ऐसे भरे, कैसे भरे हो, तो स्मॉल एल क्या, पहले स्मॉल एल क्या होगा, +1 0 -1। अब कैपिटल एल सबको जोड़ दो, तो +1 0 और -1 -1, तो ये आ गया -1, दैट इज +1 इक्वल्स टू पाई टर्म होगा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया वो देखो, नोट, एस है, एम है, एल है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, हमेशा क्या होंगी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। तो अगर तुम्हारा आंसर माइनस में आया, जैसे यहाँ माइनस आया है, तो उस माइनस से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब उसके मोड से है, मॉडुलस से मतलब है। तो मॉडुलस उसका कितना हो गया, 1, तो इसीलिए हम उसको पाई टर्म कहेंगे। और इनकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम भी आनी चाहिए, कोशिश करो प्लस आए, और इनकी वैल्यू भी इस तरीके से रखिए कि मैक्सिमम आनी चाहिए हमारी। तो इतनी बातें कुछ समझ में आई सर, नहीं आई अभी? अभी तो रूल्स ही चल रहे हैं, अभी रूल खत्म नहीं हुए, अभी तो हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि टर्म सिंबल जो होते हैं वो कैसे रखते हैं। 4 रूल बता दिए मैंने अभी आपको टर्म सिंबल के, ठीक है। अब 5वां रूल देखो, 5th रूल, एल निकाल लिया आपने, एल तक पहुंच गए। नाउ अब क्या करेंगे, असाइन करेंगे, हमने पहले क्या निकाला, स्पिन क्वांटम नंबर, पहले निकाला मल्टीप्लिसिटी, फिर निकाला एल। अब असाइन, अब देखो क्या होता है, अभी टर्म सिंबल नहीं, अब एक चीज निकालेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अब हम इस टर्म में हम कुछ और बात करेंगे। जो टर्म सिंबल होता है बेसिकली हमारा, टर्म सिंबल, ये जो टर्म सिंबल है इसे हम लिखते हैं ऐसे, एल जी या यू, और यहां लिखते हैं एम, ये होता है हमारा टर्म सिंबल। टर्म सिंबल क्या होता है ये बताएंगे, अभी केवल बात बता रहे हैं, टर्म सिंबल क्या मतलब होता है, टर्म सिंबल का वही बताएंगे अभी। तो एम हम निकाल लिया, एल हमने निकाल लिया, तो अब हमारा बचा क्या, जी और यू की बात बची है। जी और यू क्या है, जीरेड अनजीरेड हमें बताना है। तो जीरेड और अनजीरेड हम कैसे बताएंगे, इसको सर और समझिए। तो अगला रूल है फॉर जी एंड यू आइडेंटिफिकेशन, ये हम कैसे निकालेंगे, समझो सर। इसके लिए क्या करना है आपको, लुक, इसके लिए आपको देखना है होमो को, जिसका आप टर्म सिंबल निकाल रहे हो, whose term symbol is to be निकालना है। अब ये होमो में क्या है, देखो अगर इस होमो में जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उनको जीरेड अनजीरेड की कैटेगरी में ऑर्बिटल को देखो, हो सकता है वो ऑर्बिटल दोनों जीरेड हो या दोनों अनजीरेड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेम का मल्टीप्लाई हमेशा जीरेड होगा। और अगर डिफरेंट है, जी और यू है या यू इंटू जी है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा अनजीरेड होगा। बस इसको ऐसे लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम दिखा देंगे, चिंता ना करो, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 6, अगला रूल है वो एक बताते हैं पेरिटी साइन, पेरिटी साइन और लगाया जाता है, बस यही लास्ट रूल है।
पैरिटी साइन ये सिर्फ यूज किया जाता है फॉर सिग्मा टर्म ओनली, इसी टर्म के लिए चलता है और किसी टर्म के लिए नहीं चलेगा। अगर पाई है, डेल्टा है, फाई है, तो हमारा 5 रूल तक ही, 5th रूल तक पढ़ाई खत्म। लेकिन अगर टर्म हमारा सिग्मा आ रहा है तो 6 पॉइंट भी चाहिए। पैरिटी साइन क्या होते हैं? ये प्लस एंड माइनस होते हैं, हमें यहाँ पे प्लस और माइनस साइन लिखने पड़ते हैं। पैरिटी साइन क्या होते हैं? प्लस एंड माइनस। तो ये होता है इसमें, यानी तो हम इसे लिखेंगे सिग्मा जी है, यू है, ये लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, यहाँ प्लस या माइनस और लिखना पड़ता है ऐसे केस में। तो ये हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा और माइनस कैसे लिखें भाई? इसको देखो, इसके लिए क्या करते हैं? फॉर दिस, इसके लिए आपको करना है लुक, फिर से हमें देखना है वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। लुक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका आपको निकालना है टर्म सिंबल। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आप देखें तो दो बातें होंगी हमारे पास। दो बातें क्या होंगी यहाँ पे? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर हम देखें, देखो तो दो बातें हमारे पास क्या है? इफ, पहला पॉइंट, इफ अगर हमारा जो होमो है जिसका हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, माने सिग्मा है, अगर वो सिग्मा है तो हमारा पेरिटी साइन प्लस होगा अगर सिग्मा है। और इफ अगर हमारा होमो पाई है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या पाई एंटी बॉन्डिंग है, पाई वाला है, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे, तो हमारे पास दो केस हैं। फिर से सिग्मा में तो एक ही केस है, प्लस ही आएगा। तब इस केस में लुक, फिर से देखना पड़ेगा हमें मल्टीप्लिसिटी को, लुक एम अगेन। इसको देखो, अगर एम हमारा सिंगलेट है, अगर एम हमारा क्या है? सिंगलेट है, या एम हमारा ट्रिपलेट है, डबलेट आएगा ही नहीं इन केस में, तो सिंगलेट है तो प्लस होगा और ट्रिपलेट है तो हमारा माइनस होगा। ये रूल है सर, ये सारे रूल्स कहलाते हैं, क्वांटम से बनाए जाते हैं सर। ये इनके डेरिवेशन कभी नहीं पढ़ोगे, वो सब तो फिजिक्स क्वांटम वालों के काम है, हम लोग को तो इनको अप्लाई करना सीखना होता है। मेन रूल बनाना तो मैथमेटिक्स है, वो बना दिए लोगों ने, बात खत्म। अब हमें इनको अप्लाई करना है बस। तो हम अप्लाई कैसे करेंगे वो तो अभी देखेंगे आगे। पहले आज सब ये भूमिका तैयार कर दी जाए, रूल याद करने पड़ेंगे सारे, एक भी भूल गए तो काम खराब हो जाएगा, रटना ही है इनको। रूल्स तो क्वांटम से निकालेंगे, उसमें कोई मतलब है नहीं। देखो, अरे क्यूबेन के आयुपैक नेम पे पढ़े हो पीछे और ये नहीं देख रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं। अब देखो यहाँ अगली चीज है एनर्जी ऑर्डर ऑफ टर्म। अब टर्म जो कई सारे टर्म्स मान लो कभी आ जाए तो उनको हम एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना होता है, किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है। ये काम करते हैं हम बाई हुंड रूल से। हुंड रूल का काम ही होता है एनर्जी के ऑर्डर को अरेंज करना। अब हुंड रूल बहुत तरीके के होते हैं, हुंड रूल नहीं है, हुंड रूल है। ये काय के लिए होते हैं? फॉर डिटरमिनेशन। हुंड रूल ये बताता है अगर कई सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं, कई सारे टर्म हैं, तो उनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी है। लोएस्ट एनर्जी को बताता है, ध्यान रखना, हाईएस्ट एनर्जी को नहीं बताता है। हुंड रूल हमेशा लोएस्ट एनर्जी को डिफाइन करता है। सारा इतना कुछ हो गया है, टेंशन हो रही होगी बहुत से लोगों को कि क्या हो रहा है ये सब। चिंता मत करो, सारे नोट्स के लिए हमने लिख दिया, प्रैक्टिस कराएंगे, तुमको सब समझ में आ जाएगा अगली क्लास में। लेकिन अगली क्लास तक ये सब जितना आज पढ़ाया है, आज इस सबको तैयार रखना, तभी अगली क्लास समझ में आएगी, ये बता रहा हूं मैं। और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। जो रह भी जाएगा तो अगली क्लास में हम समझा देंगे। तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी, पहला रूल, हुंड का फर्स्ट रूल, ये कहता है कि उस सिस्टम की एनर्जी सबसे कम एनर्जी होगी जिसका एम हाईएस्ट होगा। अगर मान लो, सबसे पहले यही रूल लगाना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगाना है। अब अगर एम सेम हो जाए तब फिर अब एल उसे देखो जिसका एल हाइयर हो। अब तुम्हें यहाँ पे तो इन्हीं दो की जरूरत है, बाद में जब हमारा डी और एफ ब्लॉक पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, तो वहां थर्ड रूल, हुंड का थर्ड रूल ये कहता है जे एल प्लस एस है मोर देन हाफ फील्ड के लिए।
इसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी कोऑर्डिनेशन में, लेंथेनाइड एक्टेनाइड में पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन में पड़ेगी, लेंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स में पड़ेगी। तो ये लेस देन हाफ फिल्ड, ये वाले रूल की जरूरत पड़ेगी हमें किसमें, इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में और उनके कंपाउंड्स में। इन रूल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड, इन जो हम पढ़ाएंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब आपको लेंथेनाइड एक्टिनाइड में पढ़ाऊंगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में इसको रूल को अप्लाई करना सीखेंगे, और कोऑर्डिनेशन में डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन वाले सर पढ़ाएंगे, वहां भी इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो इतना हुआ भैया, तो कुछ समझ में आया आज वाला? आज बहुत लिख दिया गया है, नोट्स आज बहुत हो गया आपके लिए। अब अगले टर्म जब क्लास होगी कल हमारी, या जब भी होगी, तब बेटा जी अब इन रूल्स को हम अप्लाई करना सीखेंगे, रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं। और जो हमने वो पढ़ाई है आपको, क्या कहते हैं अभी पीछे, अरे क्या था वो, एमओटी, ये एमओटी को हम कैसे बनाएंगे कंपाउंड का, ये सब बातें अब हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो, ये बातें अब हमारी होंगी उस तरफ। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा जी, ठीक है, इतना ही रखो, कल बताते हैं आपको। क्यूबेन का आईयूपैक नेम अब कल ही पूछना, अब बता देंगे। कई बच्चों ने हमें बना के भेजा, बिल्कुल सही बनाया है, कोई बात नहीं, कल बताएंगे। आज बहुत लिख दिया गया, वैसे बहुत हो गया है, ठीक है, आज तो बहुत लिख दिया है। नोट्स देखो कितना सब इतना लिखा आज हमने, सिर्फ इसीलिए कि आपके नोट्स में कोई कमी ना रह जाए बनाने में। चलो टाटा बाय बाय।